नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 7 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम देश का सवाल का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लोकसभा चुनाव की परीक्षा अब लगभग पूरी होने वाली है। चुनाव के दौरान सियासी दल के नेता जनता के दर पहुंच रहे थे। नेताओं ने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें भी की, लेकिन अब नतीजे का वक्त है और शायद इसीलिए भगवान याद आ रहे हैं। अब नेता पास होने के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, भगवान को साधने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अब हम 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर चुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी के नेता भगवान को साधने में जुटे हैं, उसकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में है इस वक्त। तो दूसरी तरफ विपक्ष और थर्ड फ्रंट के नेता एक दूसरे को साधकर सियासी गठजोड़ करने में लगे हुए हैं। इसकी कोशिश लगातार चल रही है। नायडू ने इसका बीड़ा उठाया है। देखिए कैसे पीएम मोदी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की और फिर पीएम बनने के लिए दुआ मांगते हुए दिखे। तो चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार और शरद यादव से मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तीसरे मोर्चे की कवायद के तहत सबको एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश भी की है। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में पीएम पैदल ही केदारनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक पूजा भी की थी। पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में बनी गुफा में ध्यान के लिए चल दिए। हेलीपैड के पास बने सेफ हाउस से करीब 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करने के बाद पीएम मोदी 12,000 फीट पर बनी गुफा की तरफ बढ़े। पीएम मोदी जिस गुफा में ध्यानमग्न है वो करीब 8 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी है और इस गुफा का द्वार 5 फीट ऊंचा है। गुफा के अंदर एक बाथरूम है। सोने के लिए एक लकड़ी का बेड भी इंतजाम वहां पर किया गया है। पीएम के लिए खासतौर से गुफा में वाईफाई और टेलीफोन की सुविधा भी मौजूद है। करीब दोपहर 2:30 बजे से लेकर पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गुफा में बाबा केदारनाथ की गुप्त साधना करने वाले हैं। और वहीं अमित शाह आखिरी चरण के मतदान से 1 दिन पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं। शाह ने सोमनाथ में शिवलिंग का अभिषेक किया, पूजा अर्चना की और एनडीए की सरकार बनने के लिए प्रार्थना भी की है। जीतने के लिए बीजेपी नेता ही नहीं, विपक्ष के नेता भी मंदिरों की परिक्रमा करने में जुटे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने अपने 86वें जन्मदिन पर तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना की। देवेगौड़ा अपने बेटे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जीत के लिए उन्होंने मन्नत भी मांगी। देश का सवाल में आज हम इसी पर बहस करेंगे कि क्या ये जो साधना है, एक साधना नहीं, एक वो साधना जो कि मोदी कर रहे हैं, शिव की साधना, और दूसरी साधना वो जो कि नायडू कर रहे हैं, यानी कि सत्ता की साधना। आखिरकार ये साधना क्या 2019 का सिंहासन दिलाएगी? इसी पर हम करते हैं बहस की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले जो पूरा पैनल मेरे साथ है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त रोहित चाहल जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश नायक जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विजय राठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं सत्ता की साधना की बात कर लेता हूं। मुकेश जी के पास चलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भोपाल स्टूडियो से मौजूद है। मुकेश जी, मोदी जी तो शिव साधना कर रहे हैं, लेकिन नायडू जी को हम देख रहे हैं कि लगातार सत्ता की साधना में दिन रात एक किए हुए हैं। अखिलेश यादव से वो मिल लिए हैं, मायावती से वो मिल लिए हैं, राहुल गांधी से भी मिल लिए हैं। अभी तो 23 तारीख दूर है, जरा नतीजा आने दीजिए। इतनी क्या जल्दी है? मुकेश नायक जी से शायद संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। इसी सवाल को लेकर मैं डॉक्टर विजय राठी के पास चाहता हूं। डॉक्टर विजय जी, देखिए, ये कोई जल्दबाजी नहीं है जिसको बोला जा रहा है कि ये जल्दी है। अभी क्या है, चुनाव चल रहा है और ये तो कयास हम लोग लगा रहे हैं कि वो किस लिए मिल रहे हैं। ये तो एक अमन चैन भाईचारा हो सकता है, उसके नाते देखिए औपचारिक रूप से वो मिल रहे हैं। इस टाइम पर जो भाईचारा याद आ रहा है, नहीं, इस टाइम पर जो भाईचारा याद आ रहा है, अगर वो बीच में मिलते तब भी यही बात कही जाती कि क्या सब लोगों को एक जगह लगाने के लिए, एक जगह बुलाने के दौरान पर बयानबाजियां भी कई तरह की हो रही ना कि गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, वो त्याग की साधना करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम निचोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यही पहुंचेगी कि सत्ता की साधना है। नहीं, देखिए, सत्ता की साधना नहीं, ये साधना वो है इस देश में जो पिछले 5 साल में हुआ, जो किसानों के साथ हुआ, जो बेरोजगार युवकों के साथ हुआ और जो झूठ बोला गया, उसको हटाने के लिए कुछ भी अगर हो सकता है और ऐसे दल जो शायद उस सरकार से बेहतर ही करेंगे जो पिछले 5 साल में हुआ है, तो अगर वो सब लोग साथ आते हैं तो इसमें क्या बुराई है? जो देश में चल रहा था पिछले 5 साल से, कोई भी एक चीज आप उठाइए। देखिए, साधना अगर किसी की भलाई के लिए,
तो कभी गलत नहीं होती है। मैं तो ये कहता हूं प्रधानमंत्री जी मंदिर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साधना वो कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस साधना में वो कर क्या रहे हैं? वो साधना में यही बैठकर सोच रहे होंगे कि पूरे 5 साल जो मैं वादे करके आया था उसमें मैंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो भगवान आप मुझे माफ कर देना। 15,000 से लेकर 16,000 17,000 किसान अगर हर साल आत्महत्या करते रहे या उनके खाद की बोरी में से 5 किलो यूरिया इसका जवाब रोहित जी से ले लेते हैं। उसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब रोहित जी से लेते हैं। रोहित जी, क्या वो माफी की साधना हो रही है क्या वहां पर? जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, माफी की साधना हो रही है। देखिए रोहित जी, अगर मुझे लगता है राकेश जी जो बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके की साधना, एक साधना जो है वो जो जिस साधना ये लोग जो साधना कर रहे हैं वो सत्ता के लिए साधना कर रहे हैं, सत्ता के लिए साधना में लगे हैं। नहीं, जैसा राठी जी कह रहे हैं कि क्या कुछ डर है मोदी जी को कि इस बार हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो चलिए अब तो ऊपर वाला ही बेड़ा पार लगाएगा, ऐसा कुछ है? रोहित जी देखिए, बहुत ही आपने अपने आप में ही प्रश्न का उत्तर दे दिया कि डर तो अगर मोदी जी के अंदर होता तो जितने भी ठगबंधन या मिलावटी बंधन के लोग एक साल में थोड़े ना आते। आज मोदी जी को अगर किसी आज जिस तरीके से एक होने के लिए मिल रहे हैं और ये जिस ठगबंधन की मिलावटी बंधन की बात कर रहे हैं, ये कब दिखा? चुनाव से पहले नहीं, चुनाव से पहले दिखा ना, चुनाव के बाद होने वाला। एक बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि देखिए, एक तरफ मोदी जी हैं जो शिव भक्त हैं, जो लगातार अपने जो आराध्य देव है शिव भक्त, शिव जी उनको जाते रहते हैं। ये पहली बार तो है नहीं केदारनाथ गए हो, चाहे वो क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ हो, चाहे उधर पशुपतिनाथ नेपाल में गए हो, चाहे मॉरिशस तक में गए तो वहां पर भी शिव भक्ति, वहां पर भी शिव मंदिर में जाना हो, चाहे काल भैरव के दर्शन हो, इतना नहीं, चाहे महाकाल के दर्शन हो, लगातार मोदी जी जो है जिसको मानते अपने आराध्य हैं शिव जी, उनके दर्शन करने जाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मोदी जी ने एक और बोली थी, देखिए इन विपक्षियों का काम है जहर, उन्होंने कहा कि जहर ये मेरे ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन मेरे को वो ताकत, वो शक्ति भोले बाबा से मिलती है इस जहर को पीने की, जो ये लोग मेरे ऊपर लगातार छोड़ते रहते हैं। मुझे लगता है इसका जवाब जो है 23 तारीख को जनता देगी। और जिस तरीके से मजाक इन्होंने 2014 में भी मोदी जी का उड़ाया था, हिंदुओं का और अपमानित किया था, और चाहे वो 17 में भी किया, वही एक कारण है। आज टेम्पल रन कौन कर रहा है? सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। हमने इन्होंने कहा है कि वो साधना कर रहे हैं, तो हमने तो मना नहीं किया। हमने कब इस पे ऐतराज किया कि वो साधना ना करें? हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है अगर वो साधना कर रहे हैं। लेकिन मैं वो पूछ रहा हूं कि वो साधना अगर कर रहे हैं तो क्या आत्ममंथन कर रहे होंगे? वो यही तो कर रहे होंगे कि भगवान किसी तरीके से इस बार मुझे बचाइए, लेकिन भगवान सुनने वाला नहीं है। ये आपकी संकीर्ण विचारधारा है, ये आपकी संकीर्ण विचारधारा है। अगर आप मोदी जी का जितना गुना हुआ है, जितना पूरा 5 साल में हुआ और जितना झूठ बोला गया है, भगवान के मंदिर में जा जाकर झूठ बोला गया है। सोच रहा हूँ कि मेरी सरकार और सबसे पहले जहर घोलने वाले टाइम मिला है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इलेक्शन का खत्म हुई है, वो जाकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वही टाइम्स की मैगजीन आपकी इतनी संकीर्ण विचारधारा है। आप कह रहे हैं कि वही टाइम्स की मैगजीन जिसने मोदी की तारीफ की थी, आज वो कहती है कि डिवाइडर इन चीफ है, देश को बांट दिया। वही मैगजीन जो मोदी जी की तारीफ करती है, उस मैगजीन पर आपको भरोसा होता है। आज वो मैगजीन जो कहती है कि मोदी जी ने देश को बांट दिया, आज आप कहते हैं मैगजीन देश को ही है। कैसी बात करते हैं? आप जो है एक चीज आपके नेता की तारीफ रिकॉर्ड चलाते तो रहते हैं, आपका बहुत बढ़िया है। आज के दुनिया में पुराने रिकॉर्ड आपके पास है। आपके पास कोई नई बात तो है नहीं, आप नई बात लेकर के कोई आई नहीं बात है आपके पास कोई नहीं किया। आपके पास कोई नई बात है, आप पुरानी घिसे पिटे रिकॉर्ड की तरह से कोई पुरानी बात है। अरे कोई अरे आज आधुनिक हिंदुस्तान की बात करिए, आप कहाँ की बातें करेंगे? महामिलावटी की बात जो है वो करते हैं। की बात करिए, अपने समाज के बड़े नेता है, अपने समाज का आपके पास कोई तथ्य नया है ही नहीं। रोहित जी, लेकिन पता है, लेकिन सवाल क्यों उठते हैं? लेकिन सवाल क्यों उठते हैं? मैं आपको बता दूं, हाँ, महामिलावटी कैसे होते हैं? लेकिन सवाल उठते हैं, सवाल कुछ इसमें भी उठते हैं। हुआ पहले जी, अब ये पोस्ट के बाद भाग रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार जी दल से अलग थे, काम करिए, वो भ्रष्टाचारी थे। जब नीतीश जी इनके साथ वो सदाचारी हो, वो आपके लिए बेटर है। अच्छा बताइए नीतीश जी का एनडीएफ खराब है कि नहीं है? नहीं, आप एक काम नहीं, मोदी जी ने कहा था नीतीश जी का एनडीएफ सही हो गया क्या? आप एक सेकंड सुनिए। नहीं बताइए ना, सही तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। अरे आप एक से जूते मारो, तराजू जूते चार। आपको जूते मारने की बातें कर रही थी मायावती जी। तिलक तराजू और तलवार, यही तो लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। जूते मारने आने का, अरे आप जूते उसी के साथ मिलते हैं।
अरे आप खाने को तैयार है, देश को बचाने के लिए झूठ खाने को तैयार है। आपने देश को गर्द में डाल दिया। मैं क्या हुआ तो आपको एक किया कश्मीर में क्या यहाँ पर देखिए आतंकवादियों के आतंकवादियों के साथ नहीं मांगे। सबूत अमित शाह ने दिए, आप लोगों ने कोई सबसे पहले शुरू किया था अमित शाह ने आपके साथ खड़े होने वाले। ठीक है, एक मिनट, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मुझे एक सवाल जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर राठी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए गठबंधन की कवायद हो रही है, हम दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे। गठबंधन की आप लोग कवायद कर रहे हैं, ठीक है, वो लगातार मिल भी रहे हैं, वो लगातार समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। नायडू ये भी कह रहे हैं कि चलिए मैं अपना सब कुछ भूल जाता हूं, मैं केसीआर को भी अगर आते हैं हमारे साथ गठबंधन में तो स्वागत है। लेकिन ये जो बारात तैयार हो रही है ना, ये बारात एक ऐसी बारात है जिसका दूल्हा तय नहीं है, कौन होगा? मायावती खुद अपने सपने देख रही हैं, ममता बनर्जी अपने सपने देख रही हैं, और जो नायडू लगे हुए हैं लगातार इस कोशिश में, वो भी खुद अपने सपने देख रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, एक लॉटरी निकाल सकते हैं, उनके सबके नाम एक बॉक्स में डाल दीजिए और या दूसरा वैकेंसी एडवर्टाइज कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि आपके बस की प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट करना नहीं, आप देश को क्या चलाएंगे? आप तो पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं अपने कार्यक्रम में, आप देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। मैं जवाब दे दूं इसका। देखिए ये चर्चा मैं हर जगह सुनता हूं, स्टेबल सरकार और अनस्टेबल सरकार, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल अगर कोई, ठीक है, बहुमत में ये लोग आए थे, स्टेबिलिटी इन्होंने दी थी, स्टेबल सरकार थी। क्या स्टेबिलिटी ऐसी चाहिए हमें कि जो देश को लूट ले, जो रोजगार, जो युवकों के सपने लूट ले, जो किसान आत्महत्या, ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए क्या? अच्छा ये बताइए, ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए क्या? इससे बढ़िया तो मैं कह रहा हूं अनस्टेबल सरकार ठीक है, अगर एक साथ चलाने जो भी बनेगा। मुद्दे की बात यह है कि आपके पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, आप कैंडिडेट बात देश को चलाने की है, सुन तो लीजिए, देश को चलाने। देखिए कोई भी कैंडिडेट होगा इनसे बेहतर साबित होगा। डॉक्टर साहब आप एक इनसे बेहतर साबित दो मिनट नेता कौन होगा ये बता दीजिए। ठीक है, इतवार को मायावती जी, सोमवार को राहुल गांधी, मंगलवार को नायडू और बुधवार को पहुंच जाते चंद्रबाबू आपके अजीत सिंह जी। अरे नेता कौन होगा? मैं इसका जवाब उनसे लेता हूं। प्रधानमंत्री मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए, मुकेश नायक जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मुकेश नायक जी भी जुड़ गए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है रोहित जी, मैं एक जवाब देता हूं। देखिए आज ये पहला चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने जी आज जो डिबेट रखी है, जिसपे रखी है, आज पहला चुनाव है। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते रहते थे, मुस्लिम करते रहते थे, लेकिन आज पहला चुनाव है। इस पूरे चुनाव में एक भी नेता ना टोपी पहन के दिखा, ना इफ्तार पार्टियों में जाते दिखा, ना किसी पार्टी ने इफ्तार पार्टी करी। ये अपने आप में दिखाता है कि जिस तरीके से हिंदुओं को जिस तरीके से अनदेखा किया जा रहा था और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते थे। मुकेश जी को इस डिबेट में शामिल करता। मुकेश जी सत्ता को साधने की कोशिश तो लगातार हो रही है, सत्ता को साधने की कोशिश तो लगातार हो रही है। नायडू जी जो है राहुल गांधी जी से भी मिल लिए हैं। पूरा विपक्ष ये कहता है कि 23 तारीख के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लेकिन अगर उनसे यह सवाल पूछा जाता है कौन होंगे, तो जवाब उनके पास होता नहीं है। नहीं, सबके पास जवाब है, बताइए। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेता कौन है? चुपचाप इसलिए है कि अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। आपका नेता ही क्या नहीं है? 24 तारीख को परिणाम घोषित हो जाए। आपके ऊपर इसलिए अटैक होते हैं। अरे भैया सुनिए तो यार, बोल भर रहे हो, थोड़ा सुनने की आदत भी तो डालो ना। आप कह रहे हैं कि सब तैयार है, तो कौन है नेता आपका? वहां पे बोलती सर ये राहुल गांधी जी को नेता नहीं मान रहे, खुद ही नहीं मान रहे हमारे नेता राहुल गांधी होंगे। ये तो कह ही नहीं रहे, खुद ही कह रहे कि हमारे प्रधानमंत्री। उनको बोलने दीजिए, एक बार बात पूरी होने दीजिए उनकी। बोलिए मुकेश जी आप। मेरी आपसे विनती है कि जो महानुभाव पहली बार टेलीविजन पर बैठे हैं, मेरा समय उन्हें दे दें। उन्हें लगता है कि वो टेलीविजन को खा लेंगे, पहली बार मौका मिला है। ऐसे ही आप लोगों ने देश की सत्ता को खाया। आप कम से कम और आज आप देश को कह रहे हैं न्याय देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप नेता का बता दीजिए, आपके नेता हैं राहुल गांधी जी, आप ये नहीं कह रहे कि वो नेता हो। भैया मैं आपके स्तर पर सकता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। ना नीति है, ना निर्णय लेने की ताकत है, क्या है आप? उनको बोलने दीजिए, वो दूर भी बैठे हैं इस बहस में, यहां पर बहुत एक्टिव नहीं हो पाएंगे। दूर हो गए। ठीक है मुकेश जी बोलिए।
मैं ये कहता हूं 24 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा, 23 को आएगा सर, 24 को नहीं आएगा। के बाद 24 को तो राहुल गांधी जी इटली जाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट होंगे। 23 को चुनाव का परिणाम आएगा, 24 को नहीं आएगा। 24 को राहुल जी इटली जाएंगे, मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको। 24 तारीख कह रहे थे आप। मुकेश जी बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा इनके साथ। ये बहुत घटिया आदमी है जो यहां पर बैठा है। नहीं देखिए भाषा को संयत रखेंगे, परिणाम दे दिया, भाषा को संयत रखेंगे, बोलकर आपने अपने कांग्रेस भाषा को संयत रखेंगे। रोहित जी प्लीज 100 से ज्यादा भाषा को संयत रखेंगे। कर चुका है प्रधानमंत्री, डिबेट में हम बिल्कुल भी भाषा को यहाँ पर अपना दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यही तो सिखाते हैं इनको। उनको बोलने दीजिए। राहुल गांधी तो प्यार सिखाते हैं, प्यार, नफरत करना, गाली बकना इनका प्यार है। 101 गाली बक चुके हैं मोदी जी को अब तक। मैं ये कह रहा हूं कि जिस राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट होंगे चुनाव के बाद, जो सिंगल लार्जेस्ट होगी, सबसे पहले उसके आसपास राजनीतिक ध्रुवीकरण होंगे। जो समान विचारधारा के राजनीतिक दल है वो सब साथ में बैठेंगे। ये देखा जाएगा कि जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में सामने लाए, उसका प्राइम मिनिस्टर मटेरियल भी उसके अंदर होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। इतने बड़े राहुल गांधी जी का नाम है उस लिस्ट में, राहुल गांधी जी का नाम है उस लिस्ट में, सभी हितों का संरक्षण करना है। राहुल गांधी जी का नाम है उस लिस्ट में। राहुल गांधी जी आपके पिताजी हैं, उनका नाम जरूर है। तो अपनी औकात में रहिए। मुकेश नायक आप ढंग से बात कीजिए। आपके पिता होंगे, रुकिए। मुकेश नायक आप डिबेट में बैठे हैं, इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल नहीं सहन होगी। मुकेश नायक आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं और जरा सा बात करते हैं, आपको शर्म आ रही है नहीं आ रही है? अपने बाप शर्म आती है? यही सिखाते राहुल गांधी आपको, यही सिखाते राहुल गांधी आपको, यही प्यार है आपका। राहुल गांधी शर्म आती है? मुकेश नायक आपको शर्म आती है? माफी मांगिए। मुकेश नायक माफी मांगिए, मुकेश नायक माफी मांगिए, मुकेश नायक माफी मांगिए तुरंत। घटिया आदमी तो तुरंत माफी मांगिए मुकेश नायक। हटाइए डिबेट से, हटाइए इनको डिबेट से। ऐसा गेस्ट नहीं चाहिए हमको, तुरंत हटाइए इनको डिबेट से। ऐसा गेस्ट नहीं चाहिए हमको, हटाइए। आज के बाद कभी नहीं बुलाया जाएगा इनको। हटाइए मुकेश नायक, तुरंत इनकी अवधान कीजिए। हटाइए इनको डिबेट से, हटाइए, पता होगा। हटाइए इनको डिबेट से। पिता कौन था? तेरे तो पिता का नहीं रोहित जी, हम अपनी भाषा संयत रखेंगे, हम अपनी भाषा संयत रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, एक छोटा, हम अपनी भाषा संयत रखेंगे। इनको बोलने दीजिए। हम 2019 कैसे सधेगा? साधना से, यानी कि भगवान की साधना से, या फिर वो साधना जो कि इस वक्त राजनीतिक हलकों में हो रही है। मेरे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो आचार्य जी, आपसे पहले सवाल नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। 2019 की साधना दिख रही है आपको, कुछ रंग लाती हुई, प्रभु को खुश करने की भी कोशिश हो रही है लगातार? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में इतिहास गवाह है कि शुरू से जो भी राजा हुए हैं वह भगवान की भक्ति किए हैं। जो भी राजा हुए हैं, और भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। चाहे आप राजा भोज की बात कर लें या आप पुराणों में देख लें तो राजा दशरथ जी की बात कर लें। राजा दशरथ जी ने 60,000 वर्ष तक राज्य किया था। भगवान शिव की आराधना का इतिहास रहा है शुरू से। सभी राजा लोग या तो शैव या वैष्णव भगवान की आराधना करते हैं, और भगवान की आराधना में विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। और जो राजा उपासना करता है, साधना करता है, उसके अंदर ईश्वरीय कृपा होती है। वह जनता के साथ न्याय करता है, जनता के कार्यों को सही तरीके से करने के लिए। और जब राजा जिसकी साधना ये हो कि कर्म ही पूजा है, तो फिर उसको और कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म किसके लिए? सिर्फ मनुष्य के जीवन के लिए नहीं, इहलोक से परलोक की सुख की प्राप्ति अगर करना है आपको, अगर आपको मोक्ष को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक जीवन को जीना है, तो बिना अध्यात्म का जीवन निरर्थक है। पद प्रतिष्ठा पा लेने के बावजूद भी अगर आप आध्यात्मिक चिंतन नहीं करते हैं, आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं, तो वह जीवन ही अधूरा है। मनुष्य आता है आध्यात्मिक साधना के लिए, अपनी जीवन में पुनर्जन्म न भवेत की परिकल्पना से आता है। इसलिए सभी राजाओं को, जो राजा पूजा साधना करता है वह कभी निरंकुश नहीं हो सकता। जो राजा भगवान की भक्ति करता है वह जनता को समान रूप से अधिकार देता है, समान रूप से सेवा का भाव रखता है। ठीक है डॉक्टर राठी, मोदी जी तो वहां पे साधना कर ही रहे हैं, किस तरह की साधना कर रहे हैं वो बताया स्वामी जी ने। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि पूरा विपक्ष जो है वो भी एक साधना कर रहा है मोदी जी को हटाने की।
राहुल गांधी भी उनमें से एक हैं, लेकिन वो अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि त्याग की साधना की बात वो कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद कर रहे थे त्याग की साधना कि कोई बात नहीं, एनडीए को आने से रोकना है, मोदी को आने से रोकना है, तो मैं पीएम पद त्यागने के लिए भी तैयार हूं, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी। क्या डर नहीं दिखा था पूरे विपक्ष का? नहीं, हालांकि बाद में यू टर्न ले लिया था उन्होंने, गुलाम नबी आजाद ने। विपक्ष का डर किस चीज का है? विपक्ष का डर नहीं है। अगर हम लोग एक जगह आ रहे हैं या सब लोग केजरीवाल ये कह देते हैं कि मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा जो अगेंस्ट बीजेपी होगा, जो आप मुझे एक चीज बताइए, हम लोग ये सुनते थे बचपन में कि गांव में लोग रहते हैं, उनमें आपस में भी कुछ ना कुछ मनमुटाव रहते हैं, लेकिन अगर गांव में कुछ ऐसे लोग घुस आते हैं कि जिनसे गांव को खतरा होता या कुछ ऐसे काम वो करते हैं, तो क्या पूरा गांव एक नहीं होता? एक होता। लेकिन क्या वो इसलिए होता कि वो डर से नहीं होता, वो उस बुराई को समाप्त करने के लिए होता है। जो पिछले 5 साल से हुआ आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल सूचकांक के इंडेक्सेस आप मुझे बता दीजिए जिसमें देश ऊपर बढ़ा हो। रोहित जी बताएंगे। देश उसमें पीछे गया, देश उसमें पीछे गया। मैं मुझे जवाब देने देंगे। अपने टाइम पे काउंटर कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। अपने टाइम पे काउंटर कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप बैठूंगा। ठीक है, एक मिनट बात सुन लीजिए क्योंकि वक्त भी कम है, सबको थोड़ा वर्ल्ड बैंक ने जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उससे हिंदुस्तान का दर्जा निकाल करके मिडिल इनकम ग्रुप में डाल दिया, मिडिल इनकम ग्रुप में। ठीक है, शिक्षा सूचकांक में पीछे चले गए, पॉवर्टी इंडेक्स में पीछे चले गए, हंगर इंडेक्स में जब सत्ता संभाली थी 55वें रैंक पे थे, आज 103वें रैंक पे। 27 करोड़ लोग भूखे हिंदुस्तान में सोते हैं और ये कह रहे हैं हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, इस बात के एक मिनट, एक 10 सेकंड, थोड़ा सा काउंटर करने दीजिए, बहुत पॉइंट्स गिरा दिया आपने। मैं बात पूरी करूं, बहुत सारे सवाल करके जवाब दे दो। 10 सेकंड। ये कहेंगे कि क्या ये चीजें पहले नहीं थी? मुझे पता है बोलेंगे ये चीजें पहले भी थे, लेकिन इतना भयानक रूप पहले नहीं था। जो ठीक है, अब जवाब देने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल राठी जी ने बिल्कुल सत्य कहा। आज गांव के सब लोग एक हुए हैं कांग्रेस को बाहर निकालने के लिए। आज देश के अंदर आज गांव के सब लोग एक हुए हैं कांग्रेस को बाहर निकालने के लिए। आज देश के अंदर एक माहौल है कि न्याय, बिल्कुल जनता न्याय करने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस ने 60 साल में जो अन्याय किया है उसके खिलाफ आज प्रधानमंत्री इस तरीके से न्याय कर रहे हैं, इसलिए आज बिल्कुल सही कहा, सारा देश एकजुट हो गया, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय, ये सारे एक चोर चोर मुसेरे भाई आज एक क्यों हो गए? डर इनके अंदर है अपनी सत्ता को नहीं बचाने का, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो गए हैं, क्योंकि जनता जिनके खिलाफ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर इन्होंने कहा, आरटी जब सुनिए, सत्य क्या है वो सुनिए। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर देश जो है 144वें पायदान से 65वें पायदान पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 144 से पायदान 77वें पायदान 65वें पायदान पे आ गया। महंगाई जब दर थी 10 पे थी, आज 3.5 हो गई है। इतना ही नहीं, फर्जाइल 5 से निकल के देश आज फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर देश आ गया है। इतना ही नहीं, आप यह देखिए कि जो क्या कहते हैं, जो भारत को आज पूरे विश्व के अंदर आज मोदी जी को ये सारे चोर एक साथ क्यों हो गए? आज रशिया सबसे बड़ा ऑनर जो है मोदी जी को दे रहा है, वो चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे सियोल पीस प्राइज हो, चाहे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हो, आज दुनिया मान रही है अध्यात्म। और इतना ही योगा जो हमारे देश का, हमारी आस्था और हमारे जो जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व, वो आज पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। तो देखिए, ये सब एक व्यक्ति है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। महात्मा जी ने सही कहा, आपने जो हमारे गुरु जी बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा। यही देश के अंदर एक जो एक यशस्वी जो देश को प्रधानमंत्री मिले हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो विजन है, लेकिन नेता नहीं है विपक्ष के पास। झूठ बोलना, बार बार बोलना, लगातार बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तेज तरीके से इसको जवाब देने वाले। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं उनकी अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो पूरा कार्यक्रम शेष हो जाएगा। उनने हर तरफ से चौतरफा विकास देश का किया है। उन्होंने, देखिए ऐसा है, जब किसी भव्य मकान का निर्माण होता है तो उसमें फाउंडेशन रखी जाती है, और फाउंडेशन के समय आप देखेंगे कि वहां का जो दृश्य होता है वो बहुत अश्लील होता है। वहां पर कहीं गारा पड़ा है, कहीं ईंटा पड़ा है, कहीं हथौड़ा पड़ा है, लेकिन उसके बाद जो भव्य मकान का निर्माण होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर वो बुनियाद रखी है देश की आर्थिक स्थिति में, जैसे कि अभी पैनलिस्ट ने कहा कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट, वी आर हेड ऑफ फ्रांस, और अगले साल हम लोग लंदन, यूके से भी आगे निकल जाएंगे। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारी जो सिविल एविएशन है विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप ये देखिए, जो जिस प्रकार से हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं सर्विसेज एंड गुड्स, विच इज अगेन हाईएस्ट, आई थिंक इट्स $365 बिलियन। तो और जिस तरह से मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर अपनी इज्जत बनाई है, पहले तो अमेरिका नहीं खिलाता था, देता था वीजा, अब वो खिलाता है पिज्जा।
और इतना नहीं, एक और देखिए 11वें पोजीशन से, देखिए इनके समय 11वें पोजीशन 2014 में छोड़ के गए थे। आज देश की अर्थव्यवस्था 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 पायदान नीचे आए 5 साल के अंदर। ये अपने आप में दर्शाता है मोदी जी अगर अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत नहीं होती तो आज भारत 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनती और जल्दी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो यही एक कारण है, देश को लूटने वाले हमारा नाम आने वाला है और देश की मजबूत आतंकवाद पर चोट करने का काम मोदी जी ने किया है। देखिए मैं रोहित भाई की बात को सुधार कर दूं। इन्होंने तो कहा था कि रैंकिंग में हम लोग सुधर गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेरे पास है उसका पूरा 190 देश, मैं और सही कर रहा हूं 190 देशों में 77 रुपए, बड़ी खुशी की बात है। 65 में 190 में आपके पास कौन सा काम है? आपको सबूत दिखाइए ना। चलिए ठीक है, 144 पायदान से 65 पायदान में आया है, 165 पायदान से 65। अब जवाब दे दूं मैं, 144 पायदान से आज 65 पायदान पे आया। ठीक गलत मत करिए। ठीक है, मान लिया 65। आज 11वें अर्थव्यवस्था बनी नहीं बनी, सुन लीजिए 11वें अर्थव्यवस्था बनी नहीं बनी, आप ये बता दीजिए। देखिए अभी इस बात पे जवाब देने दीजिए। चलिए मैंने 65 मान लिया। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे तय होता, फर्जाइल पाइप से निकल के फास्टेस्ट में आया नहीं आया, आप सुनेंगे नहीं। ठीक है, फर्जाइल पाइप क्योंकि मैं सच्चाई बताने वाला हूं, मैं सच्चाई बताइए ना। बोलने दीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तय कैसे होता है ये सुन लीजिए। इसके 9 आधार होते हैं। कारोबार शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत प्राप्त करना, पंजीकरण, निवेशकों का संरक्षण। अब सुन लीजिए, कारोबार शुरू करने में जो हिंदुस्तान का रैंक है, जहां से इन्होंने ये रिपोर्ट बताई है वहीं से मैं बता रहा हूं, कारोबार शुरू करने में 2019 में 137वां रैंक है इन्हीं की रिपोर्ट में। हमारी रिपोर्ट के अंदर 65 पायदान है, छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अच्छा छठी फर्जाइल पाइप से निकल के फास्टेस्ट में आया गया। आप वर्ल्ड बैंक से दिया है, इसी रिपोर्ट में होगा। राहुल गांधी नए भाई आपके डाटा ढूंढ के आते हैं और वैसे बता रहा हूं वैसे ही निकाल देते हैं। इनका इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक से क्या है? आज के टाइम में 11 आप वर्ल्ड बैंक से बोलिए। मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। आपकी बात गलत रिपोर्ट की वर्ल्ड बैंक ने कैसे ये देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। अरे आप वर्ल्ड बैंक को क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें दिसंबर 2018 में नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, को कैसे बोल सकते हैं? 4.3 और आप कोई अधिकार नहीं है। बुनियादी क्षेत्र की चेक करिए, इस रिपोर्ट को चेक करिए, इस रिपोर्ट को चेक करिए। क्षेत्र में नेगेटिव रिपोर्ट है, देखिए ये कहने से आप हमारी अरे 11वें अर्थव्यवस्था आपका आज हमारी अर्थव्यवस्था $2.9 की रही है। झूठे राहुल गांधी के वादे कारोबार शुरू कर 11वीं अर्थव्यवस्था से 6ठी अर्थव्यवस्था में पहुंच गया देश। We are the fastest growing economy in the world or not? आप अपनी अर्थशास्त्री है ना, अर्थशास्त्री राहुल गांधी के छोड़ गए। Are we not the fastest growing economy in the world? जवाब दीजिए। Are we not the fastest growing economy? क्या बता रहे हैं आप? वर्ल्ड बैंक को चैलेंज कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक आप वर्ल्ड बैंक से ऊपर है क्या? आप वर्ल्ड बैंक से ऊपर है क्या? ये लिखने से झूठ वर्ल्ड बैंक के अंदर आप क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड बैंक हम लोग झूठ नहीं बोलते। 11वें पायदान 6ठे आ गया आदेश, बताइए। मैंने ठीक है, बता दीजिए। आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ठीक है 5 साल में 5 पायदान नीचे आया गया देश, ये बता दीजिए। फर्जाइल पाइप से निकल के बना नहीं बना, कोई नहीं सुन पाएगा, जनता नहीं सुन पाएगा। तो बता रहा तो आप बोले आप झूठ नहीं सुन पाएगा, आप बोल रहे हैं आप जनता। आप बोलिए, आज ये बता दीजिए मुझे, आप बोले एक एक करके आज 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 6ठी अर्थव्यवस्था देश बना नहीं बना, इनसे पूछ लीजिए। जवाब देने का टाइम बताइए, जवाब देने का टाइम। फर्जाइल पाइप से निकल के फास्टेस्ट में पहुंचा नहीं पहुंचा, जवाब दे दीजिए देश को। अब सुनने को आप तैयार हो तो जवाब दूं ना। जवाब है क्या? एक सवाल मेरा भी, आप वर्ल्ड बैंक से ऊपर हैं? नहीं, हम ऊपर नहीं है। आपके आर्थिक दृष्टिकोण बिल्कुल वर्ल्ड बैंक से ऊपर है। राहुल गांधी अगर ऊपर नहीं है तो आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आप अब मन घड़ंत पैरामीटर्स को लेकर के उन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं, जो 19 पैरामीटर्स हैं, उनकी वैल्यूएशन आप देखिए। सुन लीजिए, अब आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप वर्ल्ड बैंक को चैलेंज बात को जब सुनेंगे जवाब कैसे आएगा? बोलिए जवाब कैसे आएगा? अर्थव्यवस्था वाला देखिए सुनिए, ये जो पैरामीटर्स है जिनको ये बोल रहे हैं हाथ से लिखे हैं, ये वही रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने पैसे बता रहे हैं। 6ठी अर्थव्यवस्था कैसे बनती है तो बता दीजिए। फिर उस पे आ गए। मैंने ये पहला जवाब सुनेगा, पहले का जवाब दे दूंगा तो 11वीं अर्थव्यवस्था कैसे बनती है? अच्छा आप बोलिए, आप बताइए
भाई 11वीं नहीं, देश आप की सुनेंगे तो अर्थव्यवस्था, मैं बोल देता हूँ, आज देश को नहीं, आप जानना सुनेंगे जरूरी है, नहीं, जवाब प्रश्न का मेरे पास उत्तर है। नहीं है। 11वीं अर्थव्यवस्था से 6ठी अर्थव्यवस्था, मेरे पास फ्रजाइल पॉइंट से ये निकल के सारे जवाब है, सारा कच्चा चिट्ठा है, लेकिन कच्चा सुनेंगे चिट्ठा नहीं अपना आप। लिखा हुआ सुनेंगे है, नहीं आप। राहुल गांधी को लिखकर ये देते हो, आप राहुल सुनेंगे गांधी नहीं। आपको झूठ, आप उतना ही सुनेंगे नहीं। नहीं। इतना सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है, आज देश के अंदर महंगाई दर 10 दशमलव होती है, 3.5 पहुंच गई है। तो ये आज इनको सच्चाई हजम नहीं हो रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आज गरीब खुश है, आज शौचालय महिलाओं को मिले, सम्मान आज सबसे बड़ी बात है, आवाज होने के आवाज मिला है, 50 करोड़ में आयुष्मान भारत देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया है। उस पर लौटते हैं। हम अपने इशू पे वापस लौटते हैं। ठीक है, आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, पूरा विपक्ष कोशिश कर रहा है, आप लोगों ने महागठबंधन बना लिया, लेकिन महागठबंधन में पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से आपस में नाराजगी नजर आई थी। मायावती की रैली में जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया था समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट्स में, और बीजेपी शायद इसलिए इस बात को कह रही है कि 23 तारीख से पहले कि महागठबंधन रह गए नहीं यूपी में, फिर कैसे काम होगा? अभी से ऐसा हो रहा है, अभी तो बना हुआ है, जुम्मा 4 दिन हुए, और उसके बाद आप तो कह रहे थे लंबी पारी खेलनी। नहीं, इस चीज से ऐसे थोड़ी कयास लगाए जा सकते हैं कि गठबंधन या महागठबंधन रहेगा नहीं। भाई देखिए इतिहास देखिए आप, कोई भी गठबंधन आप 77 का भी देख लीजिए, 77 में जब जनता पार्टी आई थी तो उसमें भी मतभेद इतने ज्यादा थे कि वो ज्यादा दिन नहीं चल पाई। ये इतिहास है, जो भी गठबंधन मतभेदों के आधार पर बनता है या जिसके पर व्यवहारिक कंपल्शन होता है, वो गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाता। उनके जो भेद हैं वो बड़ी जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर राठी, अगर इतिहास में अपवाद नहीं होते ना किसी भी चीज के, तो इतिहास के बेसिस पे ही सारा हिंदुस्तान चल दिया होता है आज। क्या अपवाद नहीं होते हैं? मायावती जी की, लेकिन कौन सी मायावती जी के ऐसे तो चुनाव मत कराइए आप। सोच लीजिए कि कौन ज्यादा राज किया, उसको बैठा दीजिए। ये क्या बात है? बताइए, मायावती और अखिलेश यादव इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री भी नहीं हुए। क्या इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हुआ जिसने ट्रम्प को भी पीछे छोड़ दिया? अरे आपका डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट में आपने जवाब दिया। रोहित जी, राठी, आपके डिपार्टमेंट में आपने जवाब दिया ना। अब मुझे थोड़ा सा आचार्य जी के डिपार्टमेंट पे भी आने दीजिए, आचार्य जी के डिपार्टमेंट पे भी आने दीजिए। आचार्य जी, ठीक है कि साधना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि ये जो भक्ति है ये ज्यादातर उस वक्त जागती है जब कोई परीक्षा होती है। देखिए, मैं इस बात पर ऐसे नहीं कह सकता कि सिर्फ परीक्षा की बात है। परीक्षा के समय वो लोग भक्ति करते हैं जिन्हें वोट बैंक पाना होता है। नरेंद्र मोदी जी जो है बाल्यकाल से ही जो है सनातन धर्म के हैं, मैं किसी एक शख्स के लिए, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, शुरू से जो है वह साधना और भक्ति करते आए हैं। कुछ लोग देखा गया है कि जो है भक्ति घर में करते हैं और जब पब्लिक के सामने आते हैं तो वह दिखाते हैं कि नहीं, मैं बहुत बड़ा भगवान का विरोधी हूं। कुछ लोग राजनीति में ऐसे भी हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही भक्ति करते हैं। अच्छा, मैं जनरल पूछ रहा हूं, जो सिर्फ फल के लिए, जो सिर्फ लाभ के लिए साधना करता है, उसकी साधना क्या कामयाब होती है? देखिए, कामना पूरक जो भक्ति होती है वह अस्थायी होती है, वह सिर्फ चुनाव के समय ही लोग मंदिर जाते हैं। और जो कामना पूरक नहीं होती है, वैसे लोग जिनके अंदर हिंदुत्व, सनातन धर्म जो है रग रग में बसा हुआ है, ऐसे लोग रेगुलर निरंतर भक्ति करते हैं। और ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वह देखने से ही पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि अगला व्यक्ति जो है वह भक्त है भगवान का, सनातन धर्म का धर्मावलंबी है। मेरा मानना है कि जो लोग वोट बैंक के लिए भक्ति करते हैं वह अस्थायी होता है, उनका अस्थायी तो नहीं होता है। और जैसे वोट बैंक समाप्त हुआ, चुनाव समाप्त हुआ, अभी आपके क्रिटिसाइज कर रहे थे, सबका क्लोजिंग कमेंट लूंगा मैं सिर्फ क्लोजिंग कमेंट लूंगा आपका। मैं क्लोजिंग कमेंट, आप सबका क्लोजिंग कमेंट, मैं डॉक्टर साहब से शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग कमेंट मैं आपका लूंगा। क्या जो प्रयास कर रहे हैं नायडू, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा होगी थर्ड फ्रंट का? नहीं, देखिए, अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए और सारी स्ट्रेटजी जो भी है, अभी हम लोग क्या नहीं है, कल चुनाव है, हम लोग लगे हुए हैं चुनाव में। नायडू जी मिलने गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का, गठबंधन का पूरा ध्यान चुनाव पे है। और कल लास्ट फेज होने वाला है, लास्ट फेज उसके बाद हो जाएगा। महासभा बीजेपी का उत्तर प्रदेश से होने वाला है और प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से बनने वाले हैं। ठीक है, रोहित जी लास्ट कमेंट आपका। सत्य इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी बनारस से, वाराणसी से, काशी विश्वनाथ के, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री। बाबा तो गए, सुन, आपने तो बाबा को भेज दिया, आपने तो आपको भेज दिया, तो वो चले गए। आप तो आपका आस्था नहीं है, आप तो काशी विश्वनाथ करेंगे।
आप ये करेंगे? चौकीदार ये जानते हैं कितनी आस्था हम सब लोग, किसान लोग, अगर मैं बेरोजगार लोग, हिंदुओं को महिलाओं का सम्मान, यही चीज है। हिंदुओं को मुआवजा आपकी आस्था दिखाई देती है क्या है? देखा है हम जैसे आजम खान जैसे जो शैतान है। चलिए मुझे क्लोज करना है, हिंदुओं को क्लोज करना है। मैं भी बोलूं सर, लास्ट कमेंट रोहित साहब, ठीक है रोहित जी हो गया, आज डिबेट का टाइम ओवर हो गया। सब जनता के साथ जो मुकेश जी का लास्ट कमेंट, मुकेश जी का लास्ट कमेंट, यूपी में रोहित जी राठी जी, रोहित जी राठी जी, यूपी लेकर राठी जी, रोहित जी लास्ट कमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो महागठबंधन है, ये इसका जो आधार है वो अंतर्विरोध के आधार पर है। इनका अभी तक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ये अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। चुनाव खत्म होने के कगार पे आ चुका है। जो पार्टी जिसके अंदर इतने ज्यादा रासायनिक डिफरेंसेस हो, केमिकल डिफरेंसेस हो, मायावती और अखिलेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये जरूर अगर वैसे तो गठबंधन बनने वाला नहीं, मोदी जी की सरकार में पूरी मेजोरिटी के साथ आने वाली है और ये गठबंधन कभी कामयाब नहीं हो सकता। इनके आपस में लट चलेंगे, ये महालट बन जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया। साधना चल रही है, देखना ही होगा। साधना चल रही है, कोशिश भी चल रही है, देखना होगा कि जो साधना है, ये साधना जो है किसकी सफल हो पाती है, किसकी कामयाब हो पाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश का सवाल में आज इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज।